नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। क्या गुजरात लॉबी अब चाहकर भी स्थितियां संभाल नहीं पा रही? रुपया इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है कि देश की हालत खराब है। लेकिन गोदी मीडिया कोई सवाल नहीं पूछ रहा। क्या ज्ञानेश कुमार डर गए हैं? आखिर पुलिस की याद क्यों आने लगी? और मोहन भागवत ने क्या वाकई में योगी के कान में कहा कि अब मोदी से निपटना मेरे बस की बात भी नहीं है, तो तुम तो ख्याल छोड़ दो। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार से बातचीत की। आपको लेके चलता हूं उनके पास। बताइएगा कैसी लगी बातचीत। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। मुझे याद है कि आप शायद उस समय लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिए थे। आप मुझे बता रहे थे जब सुषमा स्वराज जी का भाषण हुआ था कि जब रुपया गिरता है इसका मतलब देश की साख गिरती है, देश का प्रधानमंत्री का सिर झुकता है। बहुत बड़े बड़े डायलॉग बीजेपी के होते थे कि रुपया नहीं गिर रहा, प्रधानमंत्री की साख शान सब कुछ तबाह हो रहा है, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह के डायलॉग बीजेपी के होते थे। बड़ा धरना प्रदर्शन होता था। रुपया अब ऐतिहासिक गिरावट में पहुंच गया। इतना रुपया कभी नहीं गिरा डॉलर के मुकाबले में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हिम्मत ही नहीं पड़ती अपने साहब से पूछे, प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे हो? रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है। आजादी के बाद से 2014 तक जितना कर्जा लिया गया, ये गोदी मीडिया कभी किसी आदमी को नहीं बताएगी। ये भक्त जो हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा रहता है वो कभी जिक्र ही नहीं करेंगे। लेकिन जरूरी है देश के लोगों को बताना कि दो आजादी के बाद से 2014 तक देश ने जितना कर्जा लिया, 11 सालों में हमारे विश्व गुरुजी उससे कई गुना कर्जा लेके देश को डुबो चुके हैं। ना जाने कितने कुंटल सोना बेचना पड़ गया और रुपया अब ऐतिहासिक गिरावट तक पहुंच गया। रुपया कभी इतना गिरा नहीं था। सुधीर चौधरी जैसे दलाल पत्रकार, दलाल गलत शब्द बोल रहा हूँ, उससे भी महादलाल होंगे वो, और वो रिटर्न है तिहाड़ जेल रिटर्न, उन जैसे पत्रकार कह सकते हैं कि रुपया गिरने से भारत को बड़ा फायदा होता है, भारत के लोगों को फायदा होता है। हालांकि कुछ आंशिक रूप से फायदा है, क्योंकि हम लोगों को तो जो पैसा आता है उसमें फायदा है, क्योंकि डॉलर जितना महंगा होगा तो पैसा हमें ज्यादा आ जाएगा। लेकिन हम तब भी कह रहे हैं हमें अपना नुकसान बर्दाश्त है, लेकिन रुपए का गिरना बर्दाश्त नहीं है। मतलब रुपए की यह हालत बर्दाश्त नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जिक्र ही नहीं करते, सवाल नहीं पूछते, लोग गोदी मीडिया पूछती नहीं है कि रुपया इतना रसातल में क्यों जा रहा है। आप बताइए मलिक साहब, अगर रुपया ऐसे ही गिरता रहा तो देश की तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। धन्यवाद संजय जी। संजय जी, पहले बात तो ये है कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, कई बार बजट के दौरान और बजट के बाद भी बहुत अच्छी बहस सदन में होती थी, और आज की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में होती थी और बहुत अच्छे-अच्छे भाषण होते थे, बड़ा मजा भी आता था सुनने में। और वो शेरो शायरी सुषमा स्वराज की और उसका जवाब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देना, आपको याद होगा एक बजट के दौरान उन्होंने सुषमा स्वराज का एक भाषण हुआ था कि वो काफिला कैसे लूटा तू ये बता। और फिर उसने मनमोहन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जवाब दिया। बहुत अच्छा लगता था उस तरह से। वो एक जो सदन की कार्रवाई हो या सदन के टाके हो, बड़े याद आते हैं। आजकल इस तरह की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। सुषमा स्वराज ने कहा था जब एकाएक रुपया जो है 60 रुपए के करीब पहुंच गया था, 57, 55, 56, 57 होता था, फिर एकदम से 60 को टच कर गया था, फिर वापस 58 पे आ गया, उस तरह का ये दौरान की बात है। तो सुषमा स्वराज ने कहा था कि जैसे रुपया गिरता है, देश की प्रतिष्ठा और सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है। वो बड़े सभ्य शब्द प्रयोग करती थी, इस तरह का नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है आज के हैं हमारे, ये मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, और ये तमाम अपनी रैलियों में, अपने कार्यक्रमों में खूब खिंचाई करते थे सरकार की, और ये कहते थे कि जैसे-जैसे रुपया गिरता है सरकार की इज्जत गिरती है, सरकार की साख गिरती है। ना जाने क्योंकि ये तो माहौल बना देते हैं इनका, तो आप पहले से ही जानते हैं। ये घटना हुई, दूसरी आपने देखा था मुंबई हमला हुआ था, ये आज दिल्ली को हमला हुए 15 दिन से अधिक का समय बीत गया है। किसी नेता पक्ष की, प्रतिपक्ष की कोई टिप्पणी नहीं आई है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है एक सवाल पूछने की बम विस्फोट पे। लेकिन हमारे मोदी जी पहुंच गए थे मुंबई, जब ताज होटल पे और वहां मुंबई में हमला हुआ था, वहां सरकार को घेरने पहुंच गए थे। और विपक्ष के घेरने का ये असर हुआ था कि तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था।
आज तो मुझे लग रहा है कि गृह मंत्रालय के क्लर्क ने भी इस्तीफा नहीं दिया होगा, किसी डिफेंस मिनिस्ट्री के किसी पीआरओ ने भी इस्तीफा नहीं दिया होगा, कोई रो का आदमी नहीं हटाया गया होगा, किसी पे एक्शन नहीं हुआ होगा, मुझे जानकारी नहीं। खैर, आपने जो सवाल पूछा है कि जो रुपया गिरता है, मुझे थोड़ी अर्थशास्त्र की जानकारी कम है, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं राजनीतिक विज्ञान का छात्र हूँ और मुझे थोड़ी राजनीति आती है, लेकिन फिर भी जितना हमें अंदाजा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी चर्चा लगातार दिल्ली में भी चल रही है कि जिस तरह से एकाएक प्रधानमंत्री का वो भाषण लोग क्लिप काट के चला रहे हैं, या विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यही प्रधानमंत्री हैं जो 12-13 में कांग्रेस सरकार की नाक में दम किए रहते थे ये कह के कि रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। आज तो रुपया गिरते गिरते 90 रुपए पहुंच गया है और सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। हमारी विदेश नीति कहाँ है? हमारे डॉलर का क्या हाल है? हमने कितना कर्जा ले लिया है? कांग्रेस कितना कर्जा छोड़ के गई थी? हमने कितना सोना बेचा है? ये तमाम सवाल हैं जिस पे ना कोई पूछ सकता, अगर कोई पूछेगा तो उसके कान ऐंठ दिए जाएंगे। पूछना है तो ये पूछिए कि मंदिर रिकॉर्ड कितने दिन में बन गया है, ध्वजारोहण में क्या हुआ, कितने कितने गेस्ट आए थे, वहां पे क्या हुआ, जो ऐतिहासिक दीप जलाए गए हैं अयोध्या में उसकी बात करिए। अभी जो एक यात्रा सनातन की धार्मिक ऐतिहासिक पहली बड़ी यात्रा हुई है दिल्ली से मथुरा की, उसकी बात करिए। अभी जो कुरुक्षेत्र में गीता श्री का प्रोग्राम चल रहा है और वहां पे गीता के श्लोक और गीता की चौपाइयां बताई जा रही हैं, उस पे बात करिए। आप मंदिर की बात करिए, आप हिंदू धर्म की बात करिए, आप घुसपैठियों की बात करिए, ये बात करिए। आप ये छोड़ दीजिए कि कितना रुपया गिरा, कहां से पैसा आया, कहां डॉलर चला गया, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है, सरकार कहीं ना कहीं हमें धार्मिक मुद्दों में उलझा के रखना चाहती है। आपने देखा संजय जी कि दिल्ली में आज पोल्यूशन की स्थिति यह है कि कहीं 800 कहीं 900 एक्यूआई है और जहां जहां इनके पैमाने लगे हुए हैं, जहां जहां इनके मीटर लगे हैं, वहां लगातार छिड़काव हो रहा है। उसके बावजूद 200, 300, 350, 400, 250 ऐसा इनके उस रिकॉर्ड के हिसाब से आ रहा है, जबकि 100 से नीचे होना चाहिए। यहाँ लोगों का दम घुट रहा है, उस पर ना किसी की सवाल पूछने की हिम्मत है और ना सरकार कुछ बोल रही है। इनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते, ये सबसे पूछ सकते हैं। तो ये रुपये की बात करना बेमानी है और आप करते रहिए, उठाते रहिए। मैंने भी लिखा है, मैंने आर्टिकल भी लिखा है, मैंने ट्वीट भी किया, मैंने सोशल मीडिया पे भी कहा है, सब कुछ कर लिया है। यहाँ सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है और हम जैसे लोगों ने तो सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। सवाल पूछते हैं, लिखते हैं, आपके चैनल पे सवाल पूछ रहे हैं और हमें पता है कि कोई जवाब नहीं देगा। हम मुतमईन हैं इस बात को लेके, मैं तो मुतमईन हूं इस बात को लेके कि आप कुछ भी पूछ लीजिए, कोई जवाब नहीं देगा और ना उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि बेशर्मी इस हद तक चली गई है कि कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें जवाब नहीं देना है। जी केपी मलिक साहब, मुझे याद आ रहा है जब कोरोना काल में लाशें गिर रही थी, अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, दवाई नहीं थी, तो देश का जो सबसे बड़ा भक्त वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार, जो मोदी जी से बड़ा सम्मोहित रहता था, उसने ताली बजाई, उसने थाली बजाई, उसने बालकनी में आके कैंडल जलाए। लेकिन अब आज की तारीख में सबसे ज्यादा मार इसी मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ रही है। जैसे जैसा रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, खाने की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार कम नहीं हो रहे हैं, जबकि तेल विदेशों में सस्ता हुआ है। मध्यम वर्गीय परिवार की सारी राहत खत्म हो गई है। आपको लगता है कि इन मध्यम वर्गीय परिवार का भूत उतरेगा, ये दिमाग में जो गोबर भर गया था वो कम होगा, या अभी मोदी जी का सम्मोहन, उनकी बातें, उनके झूठ अभी भी दिमाग में चलते रहेंगे? क्या लगता है? नहीं संजय जी, उनका भूत उतरने ही नहीं देंगे, उनको एक भूत उतरेगा दूसरा भूत चढ़ा देंगे। आप ये देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का ध्यान दूसरी ओर है। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि जो हमें नुकसान हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें दो मुख्य कारण थे। उत्तर प्रदेश में आपने जो संविधान का मुद्दा छेड़ दिया था, उस संविधान के मुद्दे पे जो दलित और पिछड़ा वर्ग का वोटर था,
वो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ चला गया था और उसमें भारी फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हुआ। उससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, उसको कैसे घेर के वापस लाया जाए, इसके लिए तैयारियां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है और पूरी कोशिश है इसके लिए जो जो भी उनको करना पड़े। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के इस तरह के प्रोपेगेंडे और प्रोग्राम किए जाएंगे और इनको भटकाने का और इनको झटकाने का कार्यक्रम किया जाएगा। हालांकि हमारे और आपके, जिसका हम बड़ी तारीफें करते हैं, आज चंद्रशेखर की एक बहुत बड़ी रैली हुई है मुजफ्फरनगर में और उन्होंने ये कहा है कि हम समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। अब मेरे को ये नहीं समझ में आया उनको कि समाजवादी पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है, तो उसको आप कौन सा सबक सिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को आप सबक क्यों नहीं सिखाएंगे, ये मेरा सवाल उनसे है। लेकिन वो क्या जवाब देंगे और उनके पास क्या जवाब होगा, ये आप भी जानते हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें शुरू हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। इसी तरह से एकाएक कुकुरमुत्ते की तरह बिहार में आप देखोगे तमाम नए नेता, तमाम पार्टियां पहुंचनी शुरू हो गई थी। पीके साहब पहुंच गए थे, जैसे बिहार को बदल कर रख देंगे, और क्या बदला उन्होंने, क्या माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए तस्तरी तैयार करी और तस्तरी में रख के भाजपा को देकर निकल लिए वहां से पैसा लेके। तो क्या इस तरह की तैयारियां आपकी उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में शुरू होने जा रही हैं? संजय जी, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने टारगेट कर लिया है वेस्ट बंगाल को, और वो जानते हैं कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए वेस्ट बंगाल को जीतना नामुमकिन है, तो उसको मुमकिन करने के लिए पैंतरेबाजी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने भी। आज उसका एक उदाहरण, बड़ा उदाहरण हमारे सामने आया है कि आप ये देखिए कि इलेक्शन चिट्ठी लिखता है डीजीपी को वेस्ट बंगाल के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में सुरक्षा चूक हुई है, लिहाजा इस पे ध्यान दिया जाए, और तमाम डायरेक्शन उसको देता है और तत्काल ये चिट्ठी जो है प्रिंट हो जाती है या इसकी जानकारी प्रिंट हो जाती है देश के सबसे बड़े अखबार पांचजन्य में, जो मुखपत्र है आरएसएस का, और किसी और पत्रकार को एक खबर नहीं मिलती। और उसके तुरंत बाद ट्वीट आ जाता है, वहां के जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका ट्वीट आ जाता है और वो कहते हैं कि ये खून की होली खेली जा रही है वेस्ट बंगाल में, और ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल को रक्त रंजित कर रही हैं, और पता नहीं कहां कहां से डिक्शनरी में से ऐसे ऐसे शब्द निकाल के आए जैसे ये हो गया कि कत्लेआम चल रहा है वेस्ट बंगाल में। ऐसा कत्लेआम तो कभी वहां भी नहीं हुआ मणिपुर में। मणिपुर में तो छोटे मोटे मामले हुए, दूसरी जगह तो हुए छोटे मोटे मामले थे, यूपी में कई हत्याएं दलितों की, वो कुछ नहीं थे उसके सामने, मॉब लिंचिंग कुछ नहीं थी, सारे कत्लेआम वहीं हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में। तो तत्काल इसके क्या इशारा है, इसका क्या मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को धराशायी किया जाए और वहां पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लगा के और राज्यपाल को कंट्रोल में रह के वहां अपनी सरकार बनाई जाए। अगर वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो जो महामहिम वहां उपराज्यपाल है उनके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा, और फिर तो ज्ञानादेश जी का जो ज्ञानादेश है, फिर तो आदेश खटाखट और सटासट चलेगा। फिर क्या रुकेगा मामला, फिर तो बिहार से भी ज्यादा मामला वहां फिट हो जाएगा। तो इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जिसका आपने कहा है कि ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उनको भी तो 10,000 रुपए चाहिए ना। 10,000 रुपए अगर बिहार वालों को चाहिए तो वेस्ट बंगाल वालों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो वो तत्काल अपना फायदा देखते हैं कि आज हमें फायदा क्या हो रहा है, कल को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो इस ओर जनता ध्यान नहीं देती है। और मैं तो दूर की बात बताता हूं संजय जी, चाहे आप मुगल काल लीजिए, चाहे आप ब्रिटिश काल लीजिए, तब भी हम करोड़ों की संख्या में थे, और चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, वो सैकड़ों और हजारों की संख्या में थे, और वो हमारे ऊपर 2-2 साल 400-400 साल राज करके चले गए। मेरी जानकारी जितनी है 1947 में जब अंग्रेज भारत से विदा हुए तब भी उनकी संख्या 70 से 80 हजार थी, और हम मेरे ख्याल से 35-36 करोड़ थे उस टाइम भी। तो ये तो हमारा मोरल है,
हम खिलाफ नहीं होते लड़ाई के। और जो कुछ अब उनको मूर्ख तो मैं नहीं कह सकता, जो इस तरह की चिंता करने वाले लोग, भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र जैसे लोग जो खड़े होते हैं, अनगिनत लोग जो खड़े होते हैं, बाद में उनको हासिल क्या हुआ ये सोचने वाली बात है। बड़ा दुख होता है ये सोच के, क्या मिला झांसी की रानी को, क्या मिला भगत सिंह को, क्या मिला सुभाष चंद्र बोस को? मिला सिंधिया जी को मिला। इस तरह की लंबी फेहरिस्त है। एक वहां बंद थे वो काला पानी में, जब उनका मन करता था बत्तख पे बैठ के घूमने निकल लेते थे और फिर वापस आ जाते थे। और वो लोग कह रहे हैं वहां पे काला पानी की ऐसी सजा थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब ये परिंदा बता रहे हैं और वहां पे बत्तख और वो जो अपने हंस है वो उन पर सैर कर रहे हैं। वो तो टूरिज्म कर रहे थे वहां। तो मजा किसका आया? तो हमें ये देखना होगा कि कौन सवाल पूछेगा, कौन करेगा। आज भी, और फिर आप उसको आज से जोड़िए, आज भी जो सवाल पूछ रहा है सरकार के खिलाफ, अगर कोई बात कर रहा है, जो सवाल पूछेगा वो सरकार के खिलाफ माना जाएगा, उसको देशद्रोही घोषित करेंगे आप, फिर देशद्रोही घोषित करके उसको जेल में डालेंगे, टॉर्चर करेंगे। तो क्यों क्यों कोई सवाल पूछेगा? हम जैसा मूर्ख पूछ सकता है कोई? अब मूर्ख पूछेगा तो फिर मूर्ख की सजा भी होती है, तो मूर्ख को सजा मिलेगी। और बाकी जो सवाल ही नहीं पूछ रहा उसका एक ही सजा मिलेगी, उसको तो 10,000 रुपया मिलेगा और बम बम पार्टी होगी फिर उसकी 1 हफ्ता। बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं। और अब हमें चुनना पड़ेगा कि हम कौन से ग्रुप में हैं, कौन सी कैटेगरी में हैं। और भाई साहब कैटेगरी तो 10,000 वाली ज्यादा है, हम तो कुछ चंद लोग हैं जी। अब तो मुझे लगता है भागवत जी भी दबाव में आ गए। बंद कमरे में योगी आदित्यनाथ के संग मीटिंग की बड़ी चर्चा हो रही है अयोध्या में। लेकिन लगता है कि आप ये कह रहे होंगे योगी जी से कि भैया मोदी से पार नहीं पा पाएंगे, तुम भी शांत बैठो, हम भी शांत बैठे, संजय जोशी को थोड़ी देर आराम करने दो, जब गुजरात लॉबी से निपट नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी बातें कही होंगी, उन्हें क्या कहा होगा भागवत जी ने योगी से, क्या लगता है आपको? नहीं संजय जी, आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप मुझे ये बताइए भाई, आपने 2024 में जो दबाव आपके ऊपर आया था, उसके बाद तो आपने 4 महत्वपूर्ण स्टेटों में सरकार बना ली है। भाई चारों में से एक भी स्टेट ऐसा तो है नहीं कि जो महत्वपूर्ण ना हो। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है जहां पे आपकी एंट्री पिछले 25 साल से नहीं थी। बिहार जैसे स्टेट में जो आप पिछले 25 साल 30 साल से नहीं आ पाए थे, और वाजपेयी जी का जो सपना था वो आपने पूरा किया। तो जब वाजपेयी जी का सपना, भागवत जी का सपना, हेडगेवार जी का सपना, सब सपने पूरे कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी, तो फिर चिंता का है कि ये रोकेगा कौन? और क्या सवाल संघ पूछेगा? और भागवत जी क्या पूछेंगे? भागवत जी कहते हैं हमें जो है 100% चाहिए, ये 200% दे रहे हैं। तो भागवत जी का तो रास्ता ही बंद कर दिया ना इन्होंने। भागवत जी ने एजेंडा बना के दिया इनको कि भैया ये एजेंडा है हमारा, लागू करिए, 100% एजेंडा है। बोलो हम 300% करके दे रहे हैं आपको, ये लीजिए, दे दिया। अब क्या बोले मोहन भागवत जी? तो मोहन भागवत जी के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सरेंडर कर दिया है उन्होंने। और आरती में मगन है वो। आरती में तो देखा ही होगा आपने, आरती जो हुई थी कल, उसमें बड़े मगन है वो। अब वो योगी जी से बंद कमरे में करे, किवाड़ खोल के करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब फर्क ये देखने वाला है कि इनके सरेंडर होने के बाद बाबा का क्या हाल होता है। क्या बाबा को सियासी जीवनदान मिलता है, या बाबा को शहीद कर दिया जाता है और शहीद का दर्जा उनको दिया जाता है? उसको सियासी शहीद बोलते हैं, आप दूसरा शहीद मत समझ। दूसरी बात यह है कि आप इस चीज को कतई ना भूलें कि जो 2024 से पहले नड्डा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, तो अब तो उन्होंने दिखा दिया कि वास्तव में अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और हमें संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। और सूत्रों से भी खबरें यही हैं कि इन चारों स्टेट में संघ ने उस तरीके से काम नहीं किया जिस प्रकार से संघ चुनाव में काम करता रहा है 2024 से पहले। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी संघ नदारद था कई जगह। तो उसके बाद संघ उस तरीके से साथ में नहीं आया है। उसके बावजूद प्रचंड बहुमत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बम बम बन रही हैं। तो जब आरएसएस की जरूरत ही नहीं तो आरएसएस की चिंता क्यों करना? तो मोहन भागवत जी तो अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हो। तो हो सकता है शायद उनको ना बुलाया, उन्होंने कह दिया अरे भाई हमें भी बुला लो, हमें अलग क्यों कर रहे हो? तो मोदी जी ने कहा चलो ठीक है, जब कह रहे बुला लो भाई इनको। एक दिन अब तो ये पहले स्थिति आ गई है। एक दिन पहले ही पहुंच गए थे वो। जी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर योगी को छेड़ते हैं
तो योगी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, मोदी से भी बड़ा चेहरा बन चुके हैं हिंदुत्व का। तो गुजरात लॉबी या दिल्ली लॉबी ये नहीं डरेगी कि अगर योगी को हटाया तो वो हिंदुत्व का वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा, और जो बार बार अब्दुल की चूड़ी टाइट करते रहते हैं योगी आदित्यनाथ, वो फिर चूड़ी टाइट कैसे होगी? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि योगी जी आज जो है हिंदुत्व का चेहरा बन चुके हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, ना शंका है। लेकिन मेरे सामने कल्याण सिंह जी का उदाहरण है, वो भी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बने थे, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, आज तक उनको माना जाता है, शासन व्यवस्था दुरुस्त थी उनके टाइम पे, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ था आपको याद होना चाहिए। और जो दूसरे एक आपके अयोध्या वाले भाई साहब थे, वो आजकल को कल दिखे नहीं कहीं, वो कह रहे थे हमें भी इनविटेशन दे दो, हमें बुला लो। बोला कौन, आप रहिए बाहर, क्या नाम है जरा आप सोच के बताइए, दिमाग पे जोर डालिए। उनका नाम पहले से वी से शुरू होता है और बाद में आर हो जाता है। विनय कटियार जी कहाँ है, जो हिंदुत्ववादी बने घूम रहे थे। तो यहाँ इस तरह के हिंदुत्ववाद की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ वाद दूसरे वाला चलता है। तो आप यहाँ देखिए, मैं दो उदाहरण लगातार आपको देता हूं, पहले भी आपके चैनल पर दे चुका हूं। यूपी के कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती, और दिल्ली के साहब सिंह, इनका क्या हुआ। और ये अगर आप जो सवाल कर रहे हैं कि योगी जी के साथ अगर ये पंगा लेंगे तो योगी जी ये नुकसान कर देंगे, वो नुकसान, इनको नुकसान की चिंता नहीं है। कल्याण सिंह को हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 दशक के लिए बाहर हो गई थी, हो जाए कोई बात नहीं। अब ये कह रहे हैं कि अगर योगी जी के जाने से उत्तर प्रदेश की सरकार जाती हो तो जाए। अरे अगर हमने 4 राज्य जीते हैं, अभी 3 राज्य और जीतेंगे, एक यूपी हाथ से चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, और हम लाएंगे जिता के, हमारे पास फॉर्मूला है। योगी जी क्या करेंगे उसमें? भाई योगी जी क्या वहां जिताने गए थे क्या, बिहार में, महाराष्ट्र गए थे क्या, दिल्ली हरियाणा में गए थे क्या? इनके योगी को तो श्रेय दे नहीं रहा कोई। और अभी तो आपके सामने 2 प्रचंड राज्य हैं, वहां देखिए प्रचंड बहुमत। आप अभी बम बम होगा आपका बंगाल में, और उसके बाद आसाम में, और फिर यूपी से सब भाग खड़े होंगे। यूपी में सिर्फ 2 ही लट गड़ेंगे, एक मोदी जी का और एक अमित शाह जी का। अब बाबा का सोटा कहाँ जाएगा, वो गोरखपुर में रखा जाएगा मठ में, या कहाँ रखा जाएगा वो मुझे पता नहीं। हो सकता है दिल्ली में पुराना जो उनका उसमें नॉर्थ एवेन्यू में है, हो सकता है सोटा वहां पहुंच जाए। तो अभी तो इसमें थोड़ा समय है, इसमें थोड़ा समय है, तो हमें, मुझे लगता है इसके लिए इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आप इतनी बातचीत की, थैंक यू सर। तो ये केपी मलिक साहब कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, धन्यवाद।